नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुलक यानी कि पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के 2 ही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इससे पहले ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर क्रम से आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पेड वीडियो से भी अच्छी वीडियोस हैं ये सारी। आपने अगर कहीं पर पेड कोर्स लिया भी होगा ना, तो उससे भी अच्छा पूरा ये कोर्स है जो कि आपको फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के। अब फिजिक्स भी मैंने वहाँ पर पढ़ा दी है, बायोलॉजी भी पढ़ा दी है और केमिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुलक यानी कि पॉलीमर होता क्या है? जैसा इसका नाम है पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है बहुत और मर का मतलब होता है इकाई। तो जो बहुत सी इकाइयाँ हो, बहुलक बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना हो, उसी को पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। जैसे सिंगल यूनिट यानी कि जिसे एक इकाई कहते हैं, ये एकलक भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। तो सिंगल इकाई को एकलक कहा जाता है और बहुत सी इकाई को पॉलीमर कहा जाता है। जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, ये बूंदी का लड्डू है और जो बूंदी का लड्डू है और ये एक बूंदी है। तो बूंदी से बूंदी का लड्डू बनता है ना, तो जो एक बूंदी होगी इसे एकलक यानी कि मोनोमर कहा जाएगा। और इसी एक बूंदी को बहुत सारी बूंदियां जब मिल जाती हैं, बूंदी का लड्डू बन जाता है। तो इसी को बहुलक कहा जाएगा, पॉलीमर कहा जाएगा। ये का पूरा ये लड्डू है, ये क्या हो गया? बहुलक हो गया। इसका मोनोमर क्या होगा? इसे एकलक कहा जाएगा। कि एकलक से ये बहुलक बनता है, समझ गए आप? तो वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करें, जुड़ें, कुछ अणु भार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसी को बहुलीकरण कहा जाता है। जिसमें से बहुत सारे अणु जुड़े, उसी को बहुलीकरण कहा जाएगा और इस प्रकार बना यौगिक बहुलक कहलाता है। और एकलक के अनेक परमाणुओं के आपस में जुड़ने से ही बहुलक बनता है। जैसे जो ये एकलक है ना, ये अनेक परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे, तभी ये बूंदी वाला लड्डू बन पाएगा, यानी कि बहुलक बन पाएगा। ये बूंदी वाले लड्डू से आपको समझ में आ गया होगा ना कि एकलक से मिलकर ही बहुलक बनता है। तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। बहुलक को बेसिकली कहते क्या है, मतलब है क्या चीज ये। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो बहुलीकरण क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे एवं सरल अणु आपस में जुड़कर एक भारी एवं बृहत यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं। वही जो बूंदी का लड्डू बन रहा है ना, उसी के प्रोसेस को बहुलीकरण कहा जाएगा। जैसे एक बूंदी अभी पड़ी है, बूंदियाँ अलग-अलग पड़ी हैं, मोनोमर्स पड़े हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ हलवाई जोड़ देगा, हाथ से बनाएगा ना लड्डू, लड्डू जब वो बन जाएगा तो वो क्या है? वही बहुलीकरण है। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो छोटे-छोटे सरल अणु होते हैं, ये आपस में जुड़कर एक भारी एवं बृहत अणु का निर्माण करते हैं। छोटे अणुओं को एकलक यानी कि मोनोमर कहा जाता है और एवं परिणामी बड़े जो अणु बनते हैं उन्हें बहुलक कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण कौन से हैं बहुलक के? तो जो प्लास्टिक है वो बहुलीकरण का उदाहरण है। संश्लिष्ट रेशे, पॉलीथीन जो हम प्लास्टिक घर में लेके आते हैं, लिफाफे लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं ना जिसमें, और पॉलीथीन जो है वो भी बहुलक का उदाहरण है। रबड़, ये सब बहुलक के उदाहरण हैं, इनसे बहुलक बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये C2H4, और आप देखें जो ये बना हुआ संरचना ये C2H4 की है, ये का एथिलीन कहते हैं इसे। तो ये एथिलीन ये क्या है? मोनोमर है, एकलक है। ये एथिलीन जब आपस में जुड़कर, देख रहे हैं आप सब जुड़ गए आपस में, इसे बहुलीकरण की प्रक्रिया हुई, तो इसे कहा जाएगा पॉलीएथिलीन। तो एथिलीन मोनोमर है, जब किसी के आगे पॉली लग जाए ना, तो समझ लिए बहुत हो गए। एथिलीन के आगे लग गया पॉली, तो पॉलीएथिलीन बन गया। एथिलीन पहले मोनोमर है यानी कि एकलक है। जब बहुत सारे एथिलीन, ये अलग अलग एथिलीन है, समझ लीजिए ये एक बूंदी है, ये दूसरी बूंदी है, ये तीसरी बूंदी है, ये चौथी है, पांचवी, तो इन बूंदियों को इकट्ठा जोड़ दिया गया, तो बहुलीकरण हो गया। एथिलीन को इकट्ठा जोड़ दिया गया तो पॉलीएथिलीन बन गया। तो बहुत सारे एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनता है। इसको बहुलीकरण की क्रिया कहा जाता है। जो हमारे घर पे लिफाफे होते हैं जिन्हें पॉलीथीन कहते हैं, उसी को पॉलीएथिलीन कहा जाता है। और एथिलीन से इसका मोनोमर होता है और पॉलीएथिलीन का जो बहुलीकरण की क्रिया के बाद बनता है ये पॉलीएथिलीन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है मोनोमर और पॉलीमर में, पॉलीमर है क्या चीज़। अब आगे चलते हैं। जो बहुलक होता है ना, इसके 3 भाग हैं, 3 टाइप्स हैं। एक है प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। दूसरा है संश्लिष्ट बहुलक, जिसे सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और तीसरा है अर्ध संश्लिष्ट बहुलक,
जिसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? तो इसका जो स्रोत होता है ना, पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी कि जंतुओं और पौधों से नेचुरली प्राप्त होता है। ये आर्टिफिशियली बनाया नहीं जाता। तो जैसे कि प्रोटीन है, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं ये। उसका मोनिमर होता है ना प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड होते हैं। मोनिमर है, अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। तो हमारे शरीर में भी आपको पता है प्रोटीन बनता है, तो ये नेचुरल है। सेलुलोज, और प्लांट से भी प्रोटीन मिलता है, जंतुओं से भी प्रोटीन मिलता है, तो नेचुरल है। सेलुलोज जो कि पौधों से मिलता है, स्टार्च, रबड़, ये सब क्या है? ये नेचुरल पॉलीमर हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। जो रबड़ है इसमें नेचुरल वाली रबड़ है। आर्टिफिशियल भी रबड़ होती है, पर यहाँ पर जो प्राकृतिक रबड़ है ना, उसका वो टाइप इसमें आती है प्राकृतिक बहुलक में। तो हम देखते हैं संश्लिष्ट बहुलक यानी कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसका स्रोत क्या है? तो इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी कि लैब में तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली इसे बनाया जाता है संश्लिष्ट बहुलक को। जो नेचुरल है वो तो नेचुरल हमें मिल रही है, लेकिन संश्लिष्ट इसे आर्टिफिशियल बनाया जाता है। जैसे पॉलीथीन, जो लिफाफा होता है हम सब्जियों के लिए लेकर आते हैं, या पॉलीथीन होती है ना, वो संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण है। प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी कह देते हैं शॉर्ट में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी, पर यहाँ पर आप समझ लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि पॉलीथीन कौन सा बहुलक है, तो ये संश्लिष्ट बहुलक है। उसके बाद है अर्ध संश्लिष्ट बहुलक। इसमें क्या? अर्ध संश्लिष्ट यानी कि आर्टिफिशियली बनाया गया, तो आधा जो आर्टिफिशियली हो आधा नेचुरल हो, उसी को हम कहेंगे अर्ध संश्लिष्ट। इसका स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक बहुलकों को, जो हमारे नेचुरली बहुलक है ना, उनमें कुछ रूपांतरण, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके जो बनाया जाता है, उसी को संश्लिष्ट बहुलक कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण कौन से हैं? अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहा जाता है। तो इसके उदाहरण है रेयोन, सेल्यूलोज आधारित कृत्रिम बहुलक। सेल्यूलोज जो है ना, वो क्या है? वो हमारा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बहुलक है। तो इसी में कुछ थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया और बन गया सेल्यूलोज नाइट्रेट। अभी हो गया अर्ध संश्लिष्ट बहुलक। सेल्यूलोज कौन सा है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक बहुलकों में कुछ रूपांतरण करके ही तो अर्ध संश्लिष्ट बनता है। तो सेल्यूलोज में कुछ कृत्रिम बहुलक बनाकर इसे सेल्यूलोज नाइट्रेट बना दिया गया। अब ये हो गया अर्ध संश्लिष्ट बहुलक। तीनों बहुलक के जो टाइप्स हैं हमने देख लिए। अब एक एक करके जो है हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी बहुलक का ही प्रकार है। हमने पढ़ा ना, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो सबको हम इस एक ही वीडियो में देख लेंगे। और उसमें जो हमने एग्जाम्पल देखी है, पॉलीथीन, अपना टेफलॉन, पीवीसी, वो भी हम पढ़ लेंगे कि ये प्लास्टिक के अंडर आता है। तो इसलिए मैं प्लास्टिक पूरा कवर कर देता हूँ। तो प्लास्टिक क्या है? तो यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है, जो में हमने देखा कि संश्लिष्ट, हमने देखा कि कौन कौन से है बहुलक हैं, प्राकृतिक संश्लिष्ट और अर्ध संश्लिष्ट। तो ये संश्लिष्ट है, जो कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। और रासायनिक प्रक्रिया से तैयार जो प्लास्टिक होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है? तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। कि जब इसे गर्म कर दिया जाए ना, तो ये मुलायम हो जाएगा, और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाएगा। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टीरीन, टेफलॉन, पीवीसी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसको हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। और जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है? तो इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल दिया जाता है, और पुनः गर्म करके आकार चेंज नहीं किया जाता। इसे एक बार गर्म करके इसका आकार दे दिया जाता है, इसमें दोबारा आकार चेंज नहीं किया जाता। बेकेलाइट होता है, मेलेमाइन इसके उदाहरण हैं। तो ये पूछ जाता है कि बेकेलाइट किसका उदाहरण है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। टेफ्लॉन किसका उदाहरण है? ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। वो आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। जैसे हम पहले जो थर्मोप्लास्टिक है ना, पहला प्रकार है जिसे हिंदी में ऊष्मीय प्लास्टिक कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। इसमें पहले आता है पॉलीथीन। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जाएगा? इसका या तो मोनोमर पूछ लिया जाएगा, एक अलग पूछ लिया जाएगा, या इसका जो पूछ लिया जाएगा किसके अंदर आता है। तो ये यहाँ पर तो हम देख ही रहे हैं कि सब थर्मोप्लास्टिक के अंडर आता है। जो पॉलीथीन होता है ना, एथीन अथवा एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। इसके आगे क्या है? पॉली, पॉली मतलब कि बहुत सारे, क्या बहुत सारे? एथीन, इसमें बहुत सारे एथीन मिलकर बने वो पॉलीथीन है। तो एथीन एवं एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है पॉलीथीन। एथीन को हम, इसका केमिकल है कि C2H4 केमिकल फॉर्मूला, का उपयोग किसमें होता है? पॉलीथीन।
पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने के निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग होता है। अब है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या है? क्या गया स्टाइरिन, यानी कि इसका मोनोमर होगा, एकलक होगा स्टाइरिन। तो बहुत सारे स्टाइरिन से मिलकर बनेगा पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरिन के बहुलकों से निर्मित होता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किसमें होता है? तो जो पैकेजिंग सामग्री होती हैं, कटोरे होते हैं, खिलौने, कंघी बनाने में, ट्रे बनाने में, डिस्पोजेबल कटलरी बनाने में इसका उपयोग होता है पॉलीस्टाइरीन का। और आगे देखते हैं, तो यह है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का ये पॉली यानी कि उसका बहुलक है, का जो एक मोनोमर होगा, एकलक होगा, ये विनाइल क्लोराइड है, इसके आगे पॉली लग जाता है तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं पीवीसी। का उपयोग होता है रेनकोट बनाने में, हैंडबैग बनाने में। जो पानी के पाइप होते हैं ना, ये पीवीसी के ही बने होते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में कई जो सीलिंग वगैरह बनाते हैं, सीलिंग में लगवाते हैं पीवीसी की ये शीट्स आती है ना, घर में लगाते हैं, अच्छा लगता है पीवीसी की शीट्स। ये होता है पीवीसी, तो शॉर्ट में कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये थर्मोप्लास्टिक के अंडर आता है। पता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेफ्लॉन का निर्माण होता है। का टेफ्लॉन का जो अपना अपना मोनोमर है, एकलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो एक ये जो टेफ्लॉन है ना, ये एक अदहनशील पदार्थ है जो जलता नहीं है, इस पर ना अम्ल ना क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है, और इसका खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, ब्लैक कलर के आप देखते हैं, तो बर्तनों पर टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जिससे जो खाना होता है उस पर चिपकता नहीं है, इसी को कहते हैं टेफ्लॉन। आगे चलते हैं। आगे है पहला प्रकार हमने देख लिया, वो था ये वाला जो हमने पीछे देखा ना, थर्मोप्लास्टिक के सारे उदाहरण देख लिए। अब हम जो दूसरा प्रकार है थर्मोप्लास्टिक के बाद, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक ही उदाहरण जो आपको याद रखना है, और यही एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट का मोनोमर क्या है? फेनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फेनोल और फॉर्मेल्डिहाइड इसका जो है मोनोमर है। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, और जो बर्तन यानी कि यूटेंसिल होते हैं इनके हैंडल, ताकि आपका हाथ जल ना जाए, ऊष्मा का संचरण ना आगे हो। आप देखते हैं ना कि कुकर वगैरह या जो भी होता है, ब्लैक कलर का ये जो हैंडल सा होता है, इससे ये गर्म नहीं होता। ये बैकेलाइट का बना होता है। ये बैकेलाइट पहला मानव निर्मित बहुलक है, ये इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा बनाया गया पहला जो बहुलक है, ये है बैकेलाइट। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर दिया है, इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिए। आपने अगर पूरा साल करंट अफेयर नहीं पढ़ा ना, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आएगा। ई बुक भी अवेलेबल है, आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो रबड़, रबड़ भी बहुलक का ही प्रकार है, प्लास्टिक भी बहुलक है, बहुलीकरण से बनता है। रबड़ भी बहुलीकरण से ही बनता है। जो रबड़ है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें उच्च प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहा जाए तो कोई चीज़ जो उसमें लचक लचक होते हैं ना, उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। बहुत इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज़्यादा होता है रबड़ में, तो कितना मोड़ा जा सकता है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसे प्रत्यास्थ बहुलक यानी कि इलास्टोमर भी कहा जाता है। अर्थात यदि रबड़ को खींचा जाए, इसके रूप में कुछ परिवर्तन किया जाए, तो यह पुनः अपने मूल स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, इसे इलास्टोमर कहते हैं। तो रबड़ के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नेचुरल नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबड़। एक होता है संश्लिष्ट रबड़, जिसे सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है। के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्राकृतिक रबड़। तो यह उष्णकटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिकल जोन होते हैं, और उपोष्ण कटिबंधीय जो सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं, जहाँ पर वन पाए जाते हैं, अमेरिका, अमेज़न और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया आदि जगहों पर पाया जाने वाला कुछ विशिष्ट पेड़ों से यह स्रावित होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होती है ना, नेचुरल जो रबड़ होती है, एक पेड़ों से स्रावित होने वाले श्वेत चिपचिपे द्रव, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि पेड़ों से ये व्हाइट कलर का चिपचिपा द्रव निकल रहा है, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। इसी से रबड़ बनती है। और पेड़ का नाम क्या है? तो हेविया ब्राजीलियंसिस इसके प्रमुख रबड़ उत्पादक वृक्ष हैं, तो इसे हेविया कहते हैं। हेविया जो वृक्ष है ना, इसके प्रमुख रबड़ उत्पादक वृक्ष हैं। पहले तो हम जब छोटे थे तो रबड़ कैसे बनाते थे, आपने भी बनाई होगी। पेंसिल को छील के जो उसके छिलके होते हैं, दूध में डालकर उसको रखा होगा ना, कि वो रबड़ बन जाएगी। इससे रबड़ नहीं बनती है, रबड़ इससे बनती है। ये
पेड़ है इसका जो लेटेक्स निकलता है, जो द्रव से रबड़ बनती है। तो जो प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होता है ना, तो आइसोप्रीन के एकलकों के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। तो जो रबड़ है ना, नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है, एकलक है, वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के बहुलीकरण से ही बनती है पॉली आइसोप्रीन, और इसको हम नेचुरल रबड़ कहते हैं। नेचुरल रबड़ को आप समझ लीजिए, इस साइंस में कहा जाएगा पॉली आइसोप्रीन। पॉली क्यों लगा? क्योंकि बहुलीकरण हुआ है। तो और आइसोप्रीन क्या है? इसका एक अपना एकलक है, मोनोमर है। तो आइसोप्रीन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्राकृतिक रबड़ है, इसका बहुलीकरण किससे हुआ है और इसका एकलक क्या है? तो आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन रबड़ के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो लेटेक्स है ना, यही आइसोप्रीन है, इसी के बहुलीकरण होकर क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबड़ हमने देख ली, अब हम देखते हैं संश्लिष्ट रबड़, ये जो आर्टिफिशियली सिंथेटिक रूप से बनाई जाती है। तो संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण कृत्रिम रूप से पेट्रोलियम आधारित रसायनों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रोन, स्टायरीन, साइक्लोपेटाडीन आदि के प्रयोगों से किया जाता है। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा, उसके मोनोमर, इसके जैसे ये संश्लिष्ट रबड़ है, इसके मोनोमर्स हैं आइसोप्रीन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रोन, स्टायरीन। इनसे मिलाकर इनको सिंथेटिक रूप से सिंथेटिक रबड़ देखने को मिलती है। तो संश्लिष्ट रबड़ के प्रमुख उदाहरण अगर आपसे पूछे जाए, तो नियोप्रीन रबड़, ब्यूना एन, ब्यूना एस रबड़, पॉलीस्टायरीन और ड्यूप्रीन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे आप देखेंगे, ये लिखा है ना ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस क्या है? इसका मोनोमर पूछा जाता है ब्यूटाडीन स्टायरीन, इसमें एस है। इसका जो ब्यूना एन है, उसमें ब्यूटाडाइन एल्किलो निट्राइल है। यहाँ पर आप देखिए नाइट्राइल एन है आगे, नाइट्राइल, और यहाँ पर स्टायरीन, ये दोनों पॉलीमर हैं। एस और ब्यूना एन संश्लिष्ट रबड़ के पॉलीमर है, बहुलीकरण के द्वारा बना है। पर इसके मोनोमर ये है स्टायरीन और नाइट्राइल, ये याद रखिएगा। जो ब्यूना एन है ना, ये वाला, इस रबड़ का उपयोग वाहनों एवं वायुयानों में ईंधन के पाइप सील बनाने में किया जाता है। और जो प्रोटेक्टिव ग्लव्स होते हैं, सुरक्षात्मक दस्ताने होते हैं ना, जो भी बिजली का काम करते हैं, हाथों में उन्होंने ग्लव्स पहना होता है ताकि करंट ना लगे, वो भी इन्हीं ब्यूना एन के ही इसी रबड़ से बना होता है। जो ब्यूना एस है, इस रबड़ का उपयोग जूते के तल्ले, यानी कि जो जूते के सोल्स होते हैं, जो हील होती है, उसे बनाने में, और च्युइंगम जो हम खाते हैं ना, उसमें भी इसी रबड़ का उपयोग होता है। कौन से? ना एस, एस वाला का च्युइंगम में। जो अपना जूते के सोल्स होते हैं, जो ब्यूना एन होता है, इसका उपयोग सुरक्षात्मक जो ग्लव्स वगैरह होते हैं, उन्हें बनाने में होता है। तो ये अपना जो रबड़ है, ये हमें नेचुरल नहीं मिलती, इसे हम सिंथेटिक रूप से बनाते हैं। तो आगे देखते हैं रबड़ का वल्कनीकरण, यानी कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, ये क्या होता है? तो वल्कनीकरण रबड़ की जो इलास्टिसिटी होती है ना, और शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसे बढ़ाने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में रबड़ को सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। में सल्फर परमाणुओं को के द्वारा रबड़ के अणुओं के मध्य त्रिविमीय तिर्यक संयोजन, यानी कि थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार वल्कनीकृत रबड़ अधिक प्रत्यास्थ, अधिक शक्तिशाली तथा अधिक ताप सह्य बन जाती है। जैसे जो टायर होते हैं ना, रबड़ होती है, रबड़ के वल्कनीकरण के द्वारा, वल्कनीकरण प्रोसेस के द्वारा ही टायर बनते हैं। टायर काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पहले जो नॉर्मल रबड़ है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उससे ज़्यादा ही होती है ना, उतनी तो नॉर्मल रबड़ की स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी टायर की होती है। तो टायर हो गए, और जो बैटरी का आवरण होता है, इन्हें बनाने के लिए सल्फर युक्त रबड़ का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फर की उपस्थिति में गर्म करके वल्कनीकरण की प्रोसेस के द्वारा जो रबड़ होती है, उसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। उसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहा जाता है। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है, ये किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन इसका एकलक है, ये इसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुलकों में से इसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ना चिपकने वाली कढ़ाई में कौन से बहुलक का उपयोग होता है? टेफ्लॉन का, न्यूक का, पीवीसी का, या गट्टा पर्चा का? तो टेफ्लॉन का उपयोग होता है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं कि बेकेलाइट फिनोल और तथा अन्य किसका अपना बहुलक है? तो जो बेकेलाइट है, उसका मोनोमर पूछा गया है। एक तो फिनोल के साथ क्या था? तो इसके साथ था फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन
इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? पीवीसी है ना, इसकी फुल फॉर्म में क्या होती है? पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी का सही जवाब है। इसी के बहुलीकरण यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से ही पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो जब भी बहुलीकरण पूछा है यानी कि उसका मोनोमर क्या है, उस मोनोमर के बहुलीकरण से तो ये बनी है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जब बहुलीकरण हुआ है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन से हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन। हाँ, जो पॉलीएथिलीन यानी कि जो हम लिफाफा लेते हैं वो पॉलीएथिलीन है। इसमें जो खाने के पदार्थ हैं पैक करने में उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक रबड़ का बल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, क्लोरीन गैस मिलाना या डाइफेनियमल मिलाना? तो इसका सही जवाब क्या है? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकरों का जो हैंडल होता है ये प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए, और इनमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? जो प्रेशर कुकर का हैंडल है ना, ताकि आपका हाथ जले ना, ये जो प्लास्टिक का बना होता है, कौन से प्लास्टिक का बना होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेकिलाइट। आगे चलते हैं। तो रबड़ किसका उत्पाद है? रेशे का, लेटेक्स का, राल का या गोंद का? तो जो रबड़ है ना, ये लेटेक्स का उत्पाद है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो नेचुरल बहुलक पूछा गया है, स्टार्च और नायलॉन, स्टार्च और सेलुलोज। तो ये स्टार्च और सेलुलोज हमने पढ़ा था, ये प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल बहुलक हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की कोई भी ई बुक बाय करनी है, इससे बाहर हिस्ट्री कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कोई नहीं पूछी जाएगी, पूरा कलरफुल डायग्राम से पूरे कंप्लीट नोट्स हैं फिजिक्स के, बायोलॉजी के। ये ई बुक आपको हमारी वेबसाइट या आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस पे मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट से भी studyvanceofficial.com से बाय कर सकते हैं। ये अपना इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी वांस ऑफिशियल, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।